नमस्ते बच्चों, आपका एक बार फिर स्वागत है हिंदी व्याकरण की कक्षा में। अव्ययों की हमारी इस श्रृंखला में आज हम दो अन्य प्रकार के अव्यय पढ़ेंगे। एक है विस्मयादिबोधक और दूसरा है निपात। तो ये दोनों ही काफ़ी सरल है समझने में और ये ज़्यादातर हमारे भावों से जुड़े हुए हैं। अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये तरह तरह के भाव हैं और इन भावों पर किस प्रकार जोर देकर हम प्रस्तुत कर सकते हैं वो हम जानेंगे अपने इस पाठ में विस्मयादिबोधक एवं निपात द्वारा। तो इन भावों को आपने देख लिया चित्र में। अब चलते हैं हमारे पहले पाठ की तरफ जो है विस्मयादिबोधक। तो सबसे पहले स्क्रीन पर ही देखते हैं क्या परिभाषा है विस्मयादिबोधक की। जिन शब्दों से हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा आदि के भाव सूचित होते हैं परंतु जिनका संबंध वाक्य या उसके किसी पद से नहीं होता उन्हें विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। इसको सरल भाषा में समझाऊं तो ऐसे शब्द जो हमारे भाव को और ज़्यादा बल देते हैं। जैसे हम किसी वाक्य द्वारा अगर खुशी प्रस्तुत करना चाह रहे हैं तो उस खुशी को और इंटेंस रूप में प्रस्तुत करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, विस्मयादिबोधक का। और इसका एक और यहाँ पर भाग बताया है कि विस्मयादिबोधक का किसी भी पद से कुछ लेना देना नहीं होता। जैसे कि आप नीचे दो उदाहरण देखिए। पहला उदाहरण देखिए, हाय मेरा सब कुछ लुट गया। अगर कोई सिर्फ बोलता मेरा सब कुछ लुट गया तो वो भी अपने आप में एक दुख प्रकट करता कि हाँ मेरा सब कुछ लुट गया। लेकिन हाय मेरा सब कुछ लुट गया ये उस दुख को और भी गहरे तरीके से प्रस्तुत कर रहा है। तो यहाँ पर हम देखिए हाय जो शब्द है वह विस्मयादिबोधक है और इसका वाक्य के किसी अन्य पद से कुछ लेना देना नहीं है। क्योंकि हाय हो या ना हो, ये शब्द हो या ना हो, वाक्य में फर्क इतना पड़ता नहीं, केवल भाव में फर्क पड़ रहा है क्योंकि भाव और ज़्यादा इंटेंस रूप से प्रस्तुत हो रहा है। उसी तरह दूसरा उदाहरण भी यही है, आह कितना सुंदर दृश्य है। तो यहाँ पर आह जो शब्द है वो हमारे क्यूरियोसिटी को दर्शा रहा है और ज़्यादा इंटेंस कर रहा है उसे, लेकिन इसका किसी भी पद से कुछ लेना देना नहीं है। तो ये विस्मयादिबोधक के दो उदाहरण हैं। उम्मीद है आपको ये कुछ क्लियर हुए होंगे। तो अब हम देखेंगे विस्मयादिबोधक के कुछ भेद। तो विस्मयादिबोधक के 10 भेद हैं। इन्हें देख के आप घबराइए नहीं, बहुत ही सिंपल भेद हैं ये, जो शब्दों से ही क्लियर हो जाते हैं मैक्सिमम। तो ये है हर्षबोधक, शोकबोधक, आश्चर्यबोधक, अनुमोदनबोधक, तिरस्कारबोधक, स्वीकृतिबोधक, संबोधनबोधक, भयबोधक, क्रोधबोधक और चेतावनीबोधक। इसमें से अधिकतर तो आप क्लियर होंगे। हर्ष का मतलब होता है खुशी, शोक का मतलब दुख, आश्चर्य का मतलब सरप्राइज, अनुमोदन का मैं आपको आगे बता दूंगा, तिरस्कार का मतलब किसी का अपमान करना, स्वीकृति का मतलब एक्सेप्ट करना, एक्सेप्टेंस का ही ये भेद है। उसके बाद संबोधन, किसी को संबोधित करना, किसी को बुलाना। फिर है भयबोधक, डर, जो डर का बोध कराए। फिर क्रोधबोधक जो गुस्से से जुड़ा हुआ है और चेतावनी बोधक जो वार्निंग से जुड़ा हुआ है। तो भेद यहाँ पर ये काफ़ी आसान है, आइए देखते हैं भेदों को। तो यहाँ पे सबसे पहले हर्षबोधक क्या जाता है, ऐसे शब्द जिससे हर्ष या खुशी का बोध हो और जिसका अन्य पदों से लेना देना ना हो। क्योंकि विस्मयादिबोधक का ये तो बेसिक ट्रेट है कि उसका अन्य पदों से कोई इतना रिलेशन होना नहीं चाहिए। हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, दो लिखे हुए हैं यहाँ पर। आह कितना अच्छा मौसम है। तो यहाँ पर आह जो शब्द है वो खुशी को दर्शाता है, मतलब हम खुश हो रहे हैं, वाह कितना सुंदर मौसम है। तो आह जो शब्द है उसका किसी अन्य पद से लेना देना नहीं है और वो हमारे भाव को और इंटेंस कर रहा है और वो खुशी भी जाहिर कर रहा है, इसलिए खुशी के कारण ये हर्षबोधक है। और विस्मयादिबोधक तो ये है ही क्योंकि ये वाक्य के भाव को और इंटेंस कर रहा है एवं इसका अन्य किसी वर्ड से लेना देना भी कुछ खास है नहीं। उसी तरह शाबाश, तुमने बहुत अच्छा खेला, तो यहाँ पर भी खुशी को ही हम प्रकट कर रहे हैं शाबाश शब्द द्वारा। तो और एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हुए हैं, देखिए जैसे वाह वाह, धन्य धन्य, आह, शाबाश, बहुत अच्छा, ओहो क्या खूब। तो ये सब खुशी बोधक शब्द हैं, इसलिए ये सब हर्षबोधक भेद के अंतर्गत आए हैं। और अगला भेद है शोकबोधक। शोकबोधक जैसे कि शब्द से क्लियर है कि जो दुख को प्रकट करे, मतलब एक नेगेटिव फीलिंग को जो प्रकट करे। यहाँ पर एग्जाम्पल है जैसे हाय, आह, हा हा, त्राही त्राही, उफ, उह, हे राम, ओह, हा। तो ये जो सारे शब्द हैं ये किसी ना किसी प्रकार की नेगेटिव फीलिंग को, एक दुख को प्रकट कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखिए, हाय कोरोना ने कोहराम मचा रखा है। तो यहाँ पे हाय जो शब्द है वह शोकबोधक है क्योंकि एक तरह की नेगेटिव फीलिंग, नेगेटिव ट्रेट यहाँ पर ये एक्सप्रेस कर रहा है। उसी तरह उफ कितनी गर्मी है, तो उफ जो शब्द है वो
शोक बोधक विस्मादी बोधक है, क्योंकि इसका अन्य पदों से कुछ लेना देना नहीं और हमारे भाव को ये और इंटेंस तरीके से प्रकट कर रहा है और इसमें एक शोक की भावना भी है, इसलिए यह एक शोक बोधक का एक एग्जाम्पल माना जाएगा। तो अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है आश्चर्य बोधक। आश्चर्य बोधक जैसा कि शब्द से क्लियर, जिसमें हम कुछ सरप्राइज की फीलिंग एक्सप्रेस हो रही हो, जैसे कि शब्द यहाँ पे दिए हुए हैं, एग्जाम्पल्स देखिए। ये जो दो वाक्य हैं इसके ऊपर देखिए, जैसे अहो, ओह, ओहो, हैं, क्या, अरे, हैं। तो ये जितने भी शब्द हैं ये एक आश्चर्य का बोध कराते हैं, जहाँ पे हम सरप्राइज एलिमेंट को क्लियरली देख पा रहे हैं। एग्जाम्पल देखिए, क्या सभी असफल हो गए, क्योंकि यह एक सरप्राइज भरी सिचुएशन है कि सभी असफल हो गए, सभी फेल हो गए। तो इसलिए क्या जो शब्द यहाँ पे, वैसे क्या देखा जाए तो एक प्रश्न बोधक शब्द होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ये विस्मादी बोधक क्यों है, क्योंकि ये आश्चर्य को प्रकट करने के लिए प्रयोग किया गया है। इसकी ट्यून भी सुनिए, क्या सभी असफल हो गए। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो क्या है वो आश्चर्य का हमें प्रस्तुत करता है, और इसी कारण ये आश्चर्य बोधक विस्मादी बोधक शब्द के अंतर्गत आया है। एक और एग्जाम्पल यहाँ पे, अरे शाम कब आया, मतलब शाम का आना एक सरप्राइज एलिमेंट है। हो सकता है कि शाम को वहाँ पे ना आना हो, लेकिन फिर भी शाम आ गया, तो एक तरह का सरप्राइज है। और अरे ये जो शब्द है ये सरप्राइज को यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा है। हालांकि अगर अरे ना भी होता तो भी ये सरप्राइज एलिमेंट होता, लेकिन इसने हमारे सरप्राइज एलिमेंट को और इंटेंस कर दिया है, इसी कारण ये भी आश्चर्य बोधक विस्मादी बोधक शब्द है। तो अब अगला भेद देखिए, अनुमोदन बोधक। अनुमोदन बोधक को सिंपली समझिए, ये अप्रूवल से जुड़ा हुआ है, जहाँ पर किसी तरह की अप्रूवल नजर आए। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल देखिए स्क्रीन पर, जैसे अच्छा, हाँ हाँ, वाह, शाबाश, ठीक, बहुत अच्छा। एग्जाम्पल से क्लियर होगा भी, अच्छा अब तुम घर बना सकते हो। इसका मतलब यहाँ पे जो ट्यून है, जो भाव है हमारा, वो अप्रूवल का हो, तो ऐसे स्थान पर यदि इस विस्मादी बोधक शब्द आए तो वे अनुमोदन बोधक के अंतर्गत आते हैं, यानी कि जहाँ पे भी अप्रूवल का एलिमेंट हो वो अनुमोदन बोधक विस्मादी बोधक अव्यय के अंतर्गत आएगा। जैसे अच्छा अब तुम घर बना सकते हो, यानी कि एक तरह का अप्रूवल मिल चुका है कि आप अब घर बना सकते हो, अच्छा। ऐसी शाबाश, आज तुमने नेक कार्य किया है, तो यहाँ पे भी अप्रूवल है। अप्रूवल किस चीज़ का, कि हाँ आज तुमने नेक कार्य किया है, ये अप्रूव कर दिया है। तो जहाँ पर भी अप्रूवल की भावना आए वहाँ पर अनुमोदन बोधक विस्मादी बोधक अव्यय का प्रयोग होता है। अब अगले भेद की ओर हम चलेंगे। अगला भेद है तिरस्कार बोधक। ये तो जाहिर सी बात है, वर्ड से क्लियर हो गया, तिरस्कार का मतलब अपमान। तो जहाँ भी अपमान का भाव हो वहाँ पर ये शब्द, ये अव्यय विस्मादी बोधक अव्यय प्रयोग किए जाते हैं। हालांकि हमें करना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस में ये प्रयोग हो भी सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, छी कितनी बदबू है, तो यहाँ पर बदबू के एलिमेंट का तिरस्कार किया गया है। तो यहाँ पर किसी इंसान का तिरस्कार नहीं, किसी भी और परिस्थिति का तिरस्कार किया जा सकता है, इसीलिए तिरस्कार बोधक शब्दों का प्रयोग किया गया। जैसे कि छी कितनी बदबू है, और एक और एग्जाम्पल है, ओफ तुमने उसका जीवन बर्बाद कर दिया। तो यहाँ पर तिरस्कार या अपमान कुछ भी कह लीजिए, जब उसका भाव आए तो तिरस्कार बोधक विस्मादी बोधक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो अब अगले भेद की ओर चलते हैं। तो अगला है स्वीकृति बोधक। स्वीकृति बोधक और अनुमोदन बोधक में आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन मैं अभी आपको यहाँ पे डाउट क्लियर कर देता हूँ। स्वीकृति बोधक वो होता है जहाँ पे स्वीकृति, कोई चीज़ को स्वीकार कर लिया जाए, और अनुमोदन बोधक में अप्रूवल दिया जाता है। तो एक बात समझ लीजिए, अप्रूवल हमेशा दिया जाता है जब एक अथॉरिटी हाई हो और एक अथॉरिटी लो हो, यानी कि एक मालिक के प्रकार का हो और एक नौकर के प्रकार का हो। ये एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको, जैसे कि टीचर एंड स्टूडेंट है, तो टीचर एंड स्टूडेंट में जो टीचर है वो हायर अथॉरिटी है, और जो स्टूडेंट है वो, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन ये जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि वो अ लेवल बिलो, अ बिट बिलो, एक बिलो अथॉरिटी है। तो टीचर हमेशा अप्रूवल देता है, लेकिन आपस में जब आप बच्चे बात करते हैं तो आप एक दूसरे को अप्रूवल नहीं देते बल्कि स्वीकार करते हैं, क्योंकि स्वीकार करने में एक हॉरिजॉन्टल इक्विटी होती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे लिखा है, ठीक तुम मेरे घर में रह सकते हो। तो आप कह सकते हैं कि जो पिछला एग्जांपल था उसमें भी ये कुछ इसी प्रकार का था कि अच्छा अब तुम यहाँ घर बना सकते हो। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है, तो फ़र्क ये है कि ठीक तुम मेरे घर में रह सकते हो सकता है जो ये स्वीकार कर रहा है कि अगला बंदा हमारे घर में रहे उसकी भी ज़रूरत हो,
उसको रेंटल इनकम की ज़रूरत हो सकती है। तो यहाँ पे दोनों पार्टीज़ की ज़रूरत हो सकती है, जबकि जो अनुमोदन बोधक है उसमें जो अप्रूव करता है उसकी ज़रूरत कोई खास होती नहीं है, वो एज अ मैटर ऑफ अथॉरिटी अप्रूव करता है। वहाँ पे सिर्फ अप्रूवल होता है, एक हायर अथॉरिटी होती है, एक लोअर अथॉरिटी होती है। जबकि जो स्वीकृति बोधक है उसमें दोनों बराबर ही पक्ष होते हैं, उसमें कुछ हायर लोअर नहीं होता। एक और स्वीकृति बोधक एग्जाम्पल है, जी हाँ मैं झारखंड में रहता हूँ। यहाँ पर भी वो स्वीकार कर रहा है कि हाँ मैं झारखंड में रहता हूँ। तो यहाँ पर भी आप देखिए कि अनुमोदन का तो कोई यहाँ पर एलिमेंट ही नहीं है। वो कुछ ही शब्द ऐसे हैं, कुछ ही वाक्य ऐसे हैं जहाँ पर अनुमोदन बोधक से हल्का बहुत आपको क्लैश होता नजर आ सकता है, लेकिन वहाँ पर भी आप ऑथोरिटी की अगर नज़र से देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा अनुमोदन बोधक है व कौन सा स्वीकृति बोधक है। उम्मीद है ये क्लियर रहा होगा। अब अगला हमारा जो भेद है वो है संबोधन बोधक। संबोधन बोधक जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि जब हम किसी को संबोधित करते हैं, किसी को बुलाते हैं, तो वहाँ पर संबोधन बोधक विस्मादि बोधक का प्रयोग किया जाता है। तो किस प्रकार से, ये देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल है, अरे कहाँ जा रहे हो। तो कहाँ जा रहे हो तो एक वाक्य है, लेकिन अरे, अरे से हमने किसी को संबोधित किया। कोई वहाँ पर जा रहा होगा तो उससे हमने पूछ लिया अरे कहाँ जा रहे हो। तो ये संबोधित करने के जो कार्य करते हैं विस्मादि बोधक शब्द, उन्हें संबोधन बोधक की श्रेणी में रखा गया है। और एग्जाम्पल यहाँ पे हैं हे, अजी, अरे, रे, अहो, ए, अरी। तो एक और एग्जाम्पल यहाँ पर सबसे नीचे लिखा हुआ देखिए, अजी थोड़ा इधर आना। तो जब भी संबोधित किया जाए, किसी को बुलाया जाए, तो संबोधन बोधक विस्मादि बोधक अव्यय का प्रयोग किया जाता है। तो अगला भेद है हमारा भय बोधक विस्मादि बोधक अव्यय। तो भय बोधक जैसा कि शब्द से ही क्लियर है, तो यहाँ पर भय का मतलब है डर। जहाँ पर भी डर का भाव हो, डर का एलिमेंट हो, वहाँ पर भय बोधक विस्मादि बोधक अव्ययों का प्रयोग किया जाता है। जैसे बाप रे कितनी डरावनी रात है, तो यहाँ पर भय एक प्रकार का डर साफ झलक रहा है, बाप रे कितनी डरावनी रात है। और एक और है हाय कितनी भयानक पहाड़ी है। तो हाय और बाप रे दोनों ही भय का सूचक शब्द हैं और यहाँ पर भय को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जहाँ भी भय का एलिमेंट आए वहाँ पर भय बोधक विस्मादि बोधक अव्यय का उपयोग किया जाता है। और एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हैं बाप रे, हाय, हा, ओह। तो ये सब भय के शब्द हैं। तो अब अगला हमारा जो भेद है वो क्रोध बोधक है। क्रोध बोधक जैसे कि शब्द से एक और बार क्लियर हो रहा है। इसके आप देखिए ज़्यादातर जो भेद हैं वे इनके भेदों के नाम से ही क्लियर हो जाते हैं। अब क्रोध बोधक में क्या है, गुस्से का भाव होगा, हमें करना नहीं चाहिए लेकिन हो जाता है, सब मनुष्य हैं तो क्रोध भी सबके जीवन का एक हिस्सा है। तो क्रोध बोधक के शब्द कैसे हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखे हुए हैं 3-4 शब्द, अबे, धुत, चुप, परे हट, ठहर। तो यहाँ पर देखिए चुप, यहाँ बोलना मना है, तो क्रोध साफ साफ यहाँ पर जाहिर हो रहा है कि चुप, यहाँ बैठना या बोलना मना है, तो यहाँ पर क्रोध का भाव है। दूसरा देखिए ठहर, अभी तुझे मजा चखाता हूँ। तो दोनों ही जो वाक्य हैं यहाँ पर क्रोध का बोध इनमें है, क्रोध का भाव इनमें है, इसलिए यहाँ पर क्रोध बोधक विस्मादि अव्यय का प्रयोग किया गया है। अब ये लास्ट भेद है चेतावनी बोधक। तो चेतावनी बोधक जहाँ पर भी वार्निंग का कोई हमारा भाव या अर्थ हो तो वहाँ पर चेतावनी बोधक विस्मादि बोधक अव्यय का प्रयोग किया जाता है। इसके 2-3 ही शब्द है, जैसे बचो, होशियार, हटो। जैसे कि यहाँ पर 2 वाक्य दिए गए हैं, बचो, सामने से तेज रफ्तार बस आ रही है, तो बचो, यहाँ पर एक चेतावनी दी जा रही है, चेतावनी का पूरा भाव है। अगर बचो ना भी होता, चेतावनी का भाव तो तब भी था लेकिन वो इतना इंटेंस नहीं था, तो भाव को इंटेंस किया गया इस द्वारा, बचो, सामने से तेज रफ्तार बस आ रही है। दूसरा क्या एग्जाम्पल है, होशियार, हमेशा मास्क लगाकर ही बाहर निकले। तो इस तरह से चेतावनी को जो प्रस्तुत करते हैं वे चेतावनी बोधक अव्ययों में आते हैं। तो यहाँ पर भेद तो खत्म हो गए। अब देखते हैं कुछ विशेष जो प्रयोग है अव्ययों का। जैसे कि देखिए यहाँ पर कभी कभी संज्ञा सर्वनाम क्रिया और वाक्यांश तक विस्मय आदि बोधक का कार्य करते हैं। अब देखिए कैसे, यहाँ पर संज्ञा देखिए, राम राम, बाप रे। तो जो बाप रे है, यहाँ पर बाप जो शब्द है वो संज्ञा है, पिताजी को बाप कहा गया है, तो बाप रे एक संज्ञा है, लेकिन बाप रे इस ट्यून में अगर से देखें तो ये विस्मादि बोधक है, ये एक तरह का भय प्रकट कर रहा है। और जो राम राम है वो एक तरह का राम राम कितना गंदा आदमी है, तो ये भी एक क्रोध बोधक अव्यय का यहाँ पर आप देखिए प्रस्तुत हो रहा है। जैसे कि राम राम, बाप रे, ये 2 संज्ञा शब्द है लेकिन इनका प्रयोग यहाँ पर विस्मादि बोधक की तरह कर दिया गया है। हालांकि आप राम देखें तो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है राजा राम, और बाप रे एक जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ पर इनको विस्मादि बोधक में प्रयुक्त किया गया है। सर्वनाम देखिए, कौन, क्या, आप। तो यहाँ पे तीनों सरप्राइज एलिमेंट हैं, कौन, क्या, आप।
तो सरप्राइज एलिमेंट है, सर्वनाम है, लेकिन फिर भी इनको विस्मादी बोधक की तरह प्रयोग किया गया है। उसी तरह विशेषण के शब्द हैं, क्रिया के शब्द हैं, कुछ वाक्यांश के भी एक दो शब्द हैं। तो ये जितने भी शब्द हैं ये भले ही संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया किसी भी अन्य शब्द के रूप में आते हों, लेकिन यहाँ पर ये विस्मादी बोधक अव्यय के रूप में प्रयोग किए गए हैं। तो ये भी एक इसका विशिष्ट भाग है। हालांकि आप भेद तक याद रखिए, ये भी ज़रूरी है, लेकिन इम्पॉर्टेंट ज़्यादा यहाँ पर भेद व परिभाषा है। तो अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ना चलेंगे। यहाँ पर हमारा विस्मादी बोधक खत्म होता है। अब हम देखेंगे निपात। निपात की परिभाषा स्क्रीन पर देखिए, मैं इसकी रीडिंग कर रहा हूँ एक बार। जिन अव्यय शब्दों का प्रयोग किसी शब्द पर विशेष बल देने के लिए किया जाता है उन्हें निपात कहते हैं। अब यहाँ पर क्या बताया गया, सिंपल सी भाषा में समझिए इसको। जो भी ऐसे शब्द होते हैं जो किसी पर्टिकुलर वर्ड पर जोर देने के लिए यूज किए जाते हैं उन्हें निपात कहते हैं। जैसे राम ने ही यह मेज तोड़ी है, तो ही जो शब्द है वो निपात है। कैसे? क्योंकि वो राम पे जोर दे रहा है कि राम ने ही मेज तोड़ी है, किसी और ने नहीं तोड़ी, बस राम ने ही तोड़ी है। तो ही जो शब्द है उसका प्रयोग किस लिए किया गया? राम पर जोर देने के लिए। तो राम ने ही मेज तोड़ी है, इस वाक्य में ही निपात है, और यह निपात किस शब्द पर जोर दे रहा है? राम शब्द पर जोर दे रहा है, इसलिए यह निपात है। अब आइए कुछ उदाहरण देख लेते हैं वाक्यों में। तो यहाँ पर सबसे पहला जो उदाहरण है वो है, राधा ने ही मुझे पुस्तक दी। तो जो ही शब्द है वह राधा पर बल दे रहा है कि राधा ने ही मुझे पुस्तक दी, किसी और ने नहीं दी। दूसरा उदाहरण देखिए, राधा ने ही मुझसे कलम ली थी। ये उदाहरण यहाँ लिखा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। राधा ने ही मुझसे कलम ली थी, मतलब किसी और ने नहीं ली, केवल राधा ने ही ली थी। तो हमें चल रहा है पता कि जो ही शब्द है वो एक मुख्य निपात है। ही शब्द हमारा निपात का आप समझ लीजिए ए है, मतलब ही शब्द ही बेसिक निपात है। और भी शब्द हैं लेकिन ही शब्द ही बेसिक निपात है। तो यहाँ पर आप देखिए इस वाक्य में भी मैंने एक निपात का प्रयोग कर दिया है। ही शब्द ही मुख्य निपात है। तो यहाँ पर पहला तो ही शब्द हो गया जो इसकी हम बात कर रहे हैं, और दूसरा जो ही हम प्रयोग कर रहे हैं, ही शब्द ही, जो ये दूसरा ही आता है, ये किस बात पर जोर दे रहा है? ये इस बात पर जोर दे रहा है कि ही शब्द ही मुख्य निपात है। अभी हम आगे देखेंगे तो आपको और क्लियर होता जाएगा। फिलहाल अपनी स्क्रीन पर 3-4 और निपात है, इनको देखिए। मत, मात्र, तक, भी, ही, तो, भर, केवल। तो ये हैं कुछ निपात, लेकिन इनका प्रयोग अभी आपको चलेगा, आपको पता आगे जैसे जैसे हम आगे पाठ में बढ़ेंगे, इसलिए ज़्यादा इनको डरने की ज़रूरत नहीं है। आइए आगे देखते हैं। अभी आपकी स्क्रीन पर एक अभ्यास प्रश्न आ रहा है। तो देखिए अभ्यास प्रश्न क्या है। दूध तो पी लो बेटा, ये दूध तो पी ले बेटा। तो यहाँ पर आप देखिए कि कौन सा ऐसा शब्द है जो निपात की श्रेणी में आ सकता है। अब दूध तो संज्ञा है, पी ले क्रिया है, और बेटा भी एक संज्ञा हो गया। तो कौन सा शब्द बचा? तो शब्द बचा। अब देखिए क्या तो शब्द निपात की परिभाषा में फिट बैठता है? दूध तो पी ले बेटा, यहाँ पर देखिए तो शब्द जो है वो दूध पर जोर दे रहा है कि रोटी खाया ना खा, लेकिन दूध तो पी ले बेटा, कम से कम दूध तो पी ले। तो दूध तो पी ले में जो तो शब्द है वो दूध पर बल दे रहा है, और वह निपात है। वह निपात क्यों है? क्योंकि वह दूध पर बल दे रहा है, दूध के पीने पर बल दे रहा है। दूध तो पी ले बेटा, इसका मतलब यह है कि कुछ और कर ना कर, कम से कम दूध तो पी ले। तो इसका यह अर्थ हुआ कि जो तो शब्द है वह दूध पर बल दे रहा है, दूध शब्द पर बल दे रहा है, और इस तरह वह इस वाक्य में एक निपात की श्रेणी में बिल्कुल फिट बैठता है। तो यहाँ पर देखिए उत्तर आ गया है तो यहाँ पर तो शब्द एक निपात है। अब अगला एग्जाम्पल देखिए, तुम भी चलो हमारे साथ। तो यहाँ पर आपको उत्तर पहले दिया गया कि भी एक निपात है। अब भी निपात किस प्रकार है आप रिलेट भी कर पा रहे होंगे कि तुम भी चलो हमारे साथ, मतलब और तो चल ही रहे हैं, तुम भी चलो, तुम पर जोर दिया गया है, तुम्हारे चलने पर जोर दिया गया है। यानी कि तुम कोई भी हो, जैसे राम श्याम कोई भी होगा, कोई अपने फ्रेंड को ही कह रहा होगा, जैसे किसी का फ्रेंड श्याम है तो श्याम को कह रहा होगा कि तुम भी चलो हमारे साथ, और तो चल ही रहे हैं, तुम भी चलो, यानी कि उसके चलने पर जोर दिया जा रहा है। और ये जोर कौन सा शब्द दे रहा है? भी। अगर सोचिए भी ना होता और होता तुम चलो हमारे साथ, तो ये कैजुअल हो गया कि हाँ तुम चलो हमारे साथ, लेकिन तुम भी चलो हमारे साथ ये इस भाव को और इंटेंस कर रहा है।
तो आप देख रहे हैं कि विस्मादी बोधक में भी भाव इंटेंस हो रहे थे, निपात में भी जो जोर दिया जा रहा है वो इंटेंस हो रहा है। तो आप देखिए जो अव्यय शब्द हैं ये जोर देते हैं, बल देते हैं वाक्य को। यहाँ पर किस प्रकार वाक्य को बल दिया गया, तुम भी चलो हमारे साथ। कैजुअली भी कहा जा सकता था कि तुम चलो हमारे साथ, लेकिन भी शब्द ने एक बल दे दिया है कि तुम भी चलो हमारे साथ। तो इसलिए यहाँ पर जो भी शब्द है वह एक निपात है। अब एक अभ्यास प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसको थोड़ा सॉल्व करने का प्रयत्न कीजिए। पिताजी ने डैश साफ मना कर दिया। तो यहाँ पर रिक्त स्थान देखते हैं किस निपात से पूरा हो सकता है। पिताजी ने केवल साफ मना कर दिया, ये तो कोई सेंस नहीं बैठता। पिताजी ने भी साफ मना कर दिया, हाँ ये हो सकता है। अब आगे देख लेते हैं। पिताजी ने तक साफ मना कर दिया, कोई सेंस नहीं है सेंटेंस का। पिताजी ने भर साफ मना कर दिया, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन फिट बैठता है, पिताजी ने भी साफ मना कर दिया। अब देखिए क्या ये निपात है, पिताजी ने भी साफ मना कर दिया। इनकी अगर सिंपल सेंटेंस होता पिताजी ने साफ मना कर दिया, तो यहाँ ये कैजुअल है कि हाँ पिताजी ने साफ मना कर दिया, लेकिन पिताजी ने भी साफ मना कर दिया, यानी कि किसी और ने तो कर ही दिया, लेकिन पिताजी ने भी साफ मना कर दिया। तो यहाँ पर भी शब्द जो है वह निपात है। क्यों? क्योंकि वह पिताजी के मना करने पर जोर दे रहा है। पिताजी ने भी साफ मना कर दिया, तो यहाँ पर भी जो शब्द है वह बिल्कुल फिट बैठता है। और स्क्रीन पर देखिए इसका यही उत्तर है भी। तो पिताजी ने भी साफ मना कर दिया, इसका एक उत्तर हो गया। तो एक और अभ्यास प्रश्न है, आप स्क्रीन पर देखिए अपनी। कल रात डैश बारिश होती रही। कल रात बारिश होती रही, वैसे तो सेंटेंस पूरा है, लेकिन इसमें हमें कोई निपात ऐसा डालना है जिससे कि जोर आए, वाक्य में एक बल आए। तो देखते हैं कैसे, कोशिश करिए इसको। तो देखते हैं इसका क्या हो सकता है। कल रात ही बारिश होती रही, ये हो सकता है। आगे और देखते हैं। कल रात केवल बारिश होती रही, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि सिर्फ बारिश तो होती नहीं, हवा भी चलती है। कल रात भर बारिश होती रही, ये भी हो सकता है। कल रात मात्र बारिश होती रही, ये कोई सेंस बनता नहीं। तो हमें दो लग रहे हैं यहाँ पर फिलहाल, कल रात ही बारिश होती रही व कल रात भर बारिश होती रही। अब कल रात ही बारिश होती रही का हो सकता है यह अर्थ हम लगा सकते हैं कि कल रात ही बारिश होती रही, इनकी और किसी रात आज तक बारिश नहीं हुई, सिर्फ कल रात ही बारिश होती रही। तो ये कुछ गलत सेंस दे रहा है। जबकि आप देखिए कल रात भर बारिश होती रही, तो ये पूरी रात होने पर जोर दे रहा है कि कल रात भर बारिश होती रही। तो अब उम्मीद है आपको ये क्लियर होगा क्या उत्तर हो सकता है इसका। तो इसका यही उत्तर है कि कल रात भर बारिश होती रही। स्क्रीन पर ये आ गया है। तो उम्मीद है कि आपको ये पाठ विस्मादिबोधक एवं निपात ये इसका ओवरव्यू मिला होगा। आप इसके कुछ अभ्यास प्रश्न अपने पाठ्य पुस्तक से करिए, और मैं आपको एक वर्कशीट भी दे दूंगा मैम के द्वारा, तो उसको सॉल्व करने का ज़रा प्रयत्न कीजिए। और आपके जो भी थोड़े बहुत डाउट अगर होंगे भी तो वे क्लियर हो जाएंगे, अन्यथा आप बाद में भी पूछ सकते हैं। तो आज की कक्षा के लिए इतना ही, धन्यवाद।